नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 13 स्वामी की दादी पढ़ने वाले हैं। अब ये जो कहानी है इसे लिखा है श्री R.K. नारायण जी ने, जो बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं और जो बहुत ही मजाकिया और हंसी से भरे हुए कहानियाँ लिखते हैं। इस कहानी में हम एक बच्चे की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वामीनाथन और उसका निकनेम है स्वामी। और वो अपनी दादी माँ के साथ जब कहानियाँ सुनता है, कहानी सुनने और सुनाने के टाइम जो भी उनके बीच में बातचीत होती है ना, खट्टी मीठी सी नोकझोंक, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कहानी आपसे बहुत ही मिलता जुलता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने दादा दादी के साथ रहते होंगे और जिन्हें अपने दादी माँ से कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि नहीं? मुझे भी अपने बचपन में अपनी दादी से कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता था और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था दादी माँ को खुद अपने स्कूल की कहानी बताने में। जैसे आज क्लास में क्या क्या हुआ, मेरे कौन से फ्रेंड्स ने कौन सा बड़ा काम किया, अपने टीचर्स के बारे में, दोस्तों के बारे में। हम बच्चों को भी अपने दादी दादा से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये जो बच्चा है स्वामी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये बच्चा भी अपने कुछ खास दोस्तों के बारे में अपनी दादी को आज बताने आया है। लेकिन दादी पोते के कहानी को तो सुनती ही है, लेकिन साथ ही साथ बीच बीच में अपनी कहानी ही शुरू कर देती है, जिससे कि पोता बहुत इरिटेट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस मज़ेदार कहानी को। यह है पार्ट 1 वीडियो और इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स अभ्यास प्रश्न हम अपने पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप मिंट टॉक चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही में प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए हमारी कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्वामी की दादी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे का डिस्क्रिप्शन कैसा है, वो कमरा कैसा था। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। स्वामीनाथन की दादी का जो रूम था वो कैसा था, वो कहाँ पे था? बैठक का मतलब लिविंग रूम, जहाँ पे हम बैठते हैं, हमारे गेस्ट आके बैठते हैं। और भोजन कक्ष मतलब कि डाइनिंग रूम के बीच में से ही एक गली गुजरती थी, जहाँ पे हवा का आना जाना, एयर फ्लो थोड़ा कम होता था और जहाँ पे उतनी लाइट भी नहीं पहुँचती थी। अंधेरे गलियारे की एक बंद सी कोठरी, कोठरी मतलब रूम, एक छोटा सा एक कमरा, उसी रूम में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। और उनके सामान यहाँ पे जैसे फोटो में दिया हुआ है। उनके सामान में क्या क्या शामिल था? उनका सामान था 5 दरियाँ। दरी मतलब मोटे सूत के धागों से बनी एक बड़ा सा बिछौना, जिसे हम चटाई या फिर मैट भी कहते हैं। तो उनके सामान में 5 दरियाँ थी, 3 चादरें थी मतलब बेडशीट्स, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, तकिया मतलब पिलोज। और उनका जो मैट्रेस था वो बहुत ही भारी भरकम, बहुत हैवी वाला बिस्तर था। और क्या था? पटसन के रेशों का बना एक वर्गाकार बक्सा भी था उनके पास। पटसन क्या होता है? पटसन एक बहुत ही प्रसिद्ध पौधा होता है जिसे जूट का प्लांट भी बोलते हैं। इनको जब काटा जाता है और जब इनके बाहर का जो स्टेम का कवर होता है वो जब ड्राई होता है, तो उसको ड्राई करके सुखा के बहुत सारे लोग मोटे मोटे रस्सियाँ बनाते हैं। तो उसी पटसन के रेशों से, रेशे मतलब पतले धागों से बना एक वर्गाकार स्क्वायर बॉक्स भी था दादी के पास। और लकड़ी का एक छोटा बक्सा भी था, वुड का बना हुआ एक वुडन बॉक्स भी था, जिसमें दादी क्या रखती थी? तांबे के सिक्के। तांबा एक मेटल होता है, धातु, जो थोड़ा रेडिश रेडिश होता है दिखने में, इंग्लिश में जिसे हम कॉपर बोलते हैं। तो कॉपर के बहुत सारे सिक्के थे दादी के पास। इसके अलावा इलायची, लौंग और सुपारी भी पड़े रहते थे। इलायची, लौंग तो शायद आपके किचन में भी होगा, आपकी मम्मी खाना बनाने में यूज़ करती होगी। और सुपारी कई एल्डरली पीपल पान के साथ खाते हैं, शायद आपने इसे देखा होगा। इसे इंग्लिश में बीटल नट कहा जाता है।
तो दादी माँ को भी शायद ये सब चीज़ें खाने की आदत थी, तो इसीलिए वो अपने रूम में ही अपने बॉक्स में इन सब चीज़ों को रखती थी और अपने सारे सामान के साथ वो रहती थी। और फिर स्वामीनाथन कब आता था दादी के पास? रात के भोजन के बाद, डिनर के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। मतलब रात को जब उनका डिनर हो जाता था तो स्वामीनाथन अपने दादी के कमरे में आता था और दादी के पास में बैठकर उनकी गोद में अपना सिर रख के वो दादी की कहानियाँ सुनता था। और सुनते सुनते उस रूम में जब ये लौंग और ये इलायची, इनकी पूरी सुगंध पूरे रूम में फैल जाती थी, क्योंकि ये बहुत फ्रेग्रेंट होते हैं। अगर आप रूम के अंदर परफ्यूम स्प्रे करते हो तो पूरे घर में जैसे परफ्यूम की खुशबू फैल जाती है, वैसे ही इलायची और लौंग, इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है, बहुत मीठी होती है और बहुत जल्दी पूरे कमरे में फैल जाती है। इनकी खुशबू की वजह से ही तो हमारा खाना जो बनता है, इनसे ये बहुत टेस्टी और खुशबूदार बनता है। तो स्वामीनाथन भी जब अपनी दादी की गोद में सिर रख के उनकी कहानियाँ सुनता है तो दादी माँ के कमरे में, क्योंकि ये सारे मसाले हैं, उनका रूम पूरा सुगंध से, खुशबू से फैल जाता था और उनका घर का जो वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, कमरे के अंदर जो खुशबू से भरा हुआ एनवायरनमेंट बन जाता था, उसमें स्वामी अपने आप को बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश और सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि वो दादी से बहुत प्यार करता था। तो आज स्वामीनाथन स्पेशली अपनी दादी को अपने कुछ साथियों के बारे में बताने आया है। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, स्वामीनाथन बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। राजम स्वामीनाथन का एक खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। और बच्चों को जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बोलने में बहुत मज़ा आता है, और स्पेशली अगर बेस्ट फ्रेंड क्लास का सबसे अच्छा बच्चा हो, बहुत ब्रेव हो, फुल मार्क्स लाता हो, उसके बारे में बताने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो स्वामीनाथन भी अपने फ्रेंड राजम के बारे में दादी को बताने आया है और वो कहता है, दादी क्या तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। ऊंची चीज़ मतलब जो बहुत महान होता है, जो बड़े बड़े कारनामे करता है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो उसे कहा जाता है ऊंची चीज़। फिर उसने दादी को राजम और मणि भी स्वामी का एक और फ्रेंड है, तो राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी भी कह सुनाई। स्वामी के ये जो फ्रेंड्स हैं राजम और मणि, ये पहले दोनों एक दूसरे को एकदम भी पसंद नहीं करते थे, इनमें दुश्मनी थी, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाद में ये दोनों दोस्त बन गए थे, और वो कैसे दोस्त बन गए थे इसके बारे में भी, इस दोस्ती की कहानी के बारे में भी अपनी दादी को कह सुनाई। तुम्हें पता है दादी, उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। पुलिस की वर्दी मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म। स्वामीनाथन ने बोला। दादी ने कहा, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। फिर स्वामी ने जवाब दिया कि उसके पिता यानी कि राजम के जो पापा हैं वो पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। और जब पापा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनके बच्चे भी अपने पापा के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं, और इसीलिए राजम भी अपने लिए पुलिस की वर्दी बना के बिल्कुल अपने पापा की तरह बनना है, ये सोच के वो भी पुलिस की वर्दी पहन के घूमा करता था। तो ये सुन के दादी भी काफ़ी प्रभावित हुई। प्रभावित होना मतलब इम्प्रेस होना राजम के पिताजी से। फिर दादी ने कहा, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में पढ़ेंगे, जो एक सामने की तरफ होगा और जो एक पीछे की तरफ होगा, तो वो सेंटेंस किसी के द्वारा बोला जाने वाला सेंटेंस होगा। तो वैसे ही दादी ने कहा कि उनका यानी कि राजम के पिताजी का सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, मतलब ऑफिस होगा, उन्होंने कहा। उसके बाद दादी ने फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादा यानी कि दादी के हस्बैंड रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। रौबदार यानी कि जिसका दबदबा या फिर प्रभाव आसपास के लोगों पे हमेशा बना रहता है। जैसे इस फोटो में भी देख रहे हैं ना, अंकल का चेहरा एकदम रौबदार है,
जिसे देखकर सभी काफ़ी प्रभावित होते हैं, हमेशा हर बात मानते हैं, थोड़े थोड़े गुस्से में ही रहते हैं लेकिन सब उनकी बात मानते हैं। और इनकी कहानी सुनकर दादी को भी दादाजी की याद आ गई कि दादाजी भी अपने समय में एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। सब मजिस्ट्रेट मतलब जज, न्यायाधीश या फिर उसी तरीके का शासन प्रबंधक जो बहुत ही हाई ऑफिशियल होता है, जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और जिसका दबदबा, जिसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पे पड़ता है। तो दादाजी भी रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे और जिनके दफ्तर में, दादाजी के दफ्तर में, ऑफिस में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, क्योंकि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो कहीं रौबदार दादाजी उन्हें डांट ना दे, कोई पनिशमेंट ना दे दे। तो इसीलिए सारे पुलिस वाले उनके ऑफिस के सामने कांपते हुए, डर के मारे कांपते हुए खड़े रहते थे। और इतना ही नहीं, दादाजी से डरकर, उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू भी, मतलब बहुत डरावने डाकू जो लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, ऐसे डाकू भी भाग खड़े हो जाते थे। दादाजी क्या इतना डर था, डाकुओं को भी दादाजी से बहुत डर लगता था। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। मतलब स्वामी तो आया था अपने फ्रेंड राजम की कहानी सुना ले, लेकिन यहाँ पे दादी दादाजी की कहानी सुनाने लग गई। तो स्वामीनाथन को भी इम्पेशेंस होने लगा, अधीर होने लगा। अधीर होना मतलब बेचैन होने लगा, बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा था कि ओफो दादी की कहानी कब खत्म होगी, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड राजम के बारे में बताना है। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ गड़मड़ करती हुई। गड़मड़ करना मतलब अव्यवस्थित, इधर की बात उधर की बात, एक के बाद एक टॉपिक निकाल निकाल कर दादी सुनाती ही गई। ऐसे टॉपिक्स जिनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो। और स्वामी को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि दादी की कहानी कब खत्म होगी। फिर स्वामी ने कहा, बस काफी है दादी। उसने बड़े रूखे स्वर में कहा, रूखे स्वर में मतलब बहुत रूड होके, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? अब स्वामी फिर से शुरू हो गया अपने फ्रेंड के बारे में बताने। दादी ने कहा, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। स्वामी ने कहा, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। फिर दादी ने कहा, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। फिर से दादी अब दादाजी के कहानियों तक पहुंच गई। दादी ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा भी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। परीक्षक मतलब हमारे टीचर्स जो परीक्षा में हमारी कॉपी को जांचते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो परीक्षकों को भी दादाजी के आंसर्स सरप्राइज कर देते थे, चकित कर देते थे, क्योंकि इतने अच्छे आंसर्स जो लिखते थे दादाजी। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले मतलब कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों के आंसर्स के तुलना में दादाजी 10वां हिस्सा वक्त ही लेते थे। 10वां हिस्सा मतलब 1/10 पार्ट। अगर कोई और इंसान किसी भी आंसर को लिखने में 10 मिनट्स लगाता था, तो दादाजी उसका 1/10 पार्ट यानी कि 1/10 ऑफ 10 मिनट्स जो बनता है 1 मिनट, दादाजी 1 मिनट के अंदर ही उसका आंसर लिख देते थे। और उनके जवाब ऐसे होते थे जो टीचर्स को भी हैरान कर देते थे, चकित कर देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। तो यहाँ पे दादी माँ बढ़ा चढ़ा के बोल रही है थोड़ा कि दादाजी के आंसर्स इतने अच्छे होते थे कि टीचर्स इम्प्रेस होके उन्हें 100 में से 200 मार्क्स दे देते थे। फिर से दादी माँ राजम की कहानी सुनते सुनते दादाजी की कहानी तक पहुंच गई। और फिर दादी माँ बोलती ही गई। उन्होंने कहा, जब दादाजी ने उन्होंने MA किया था, MA एक डिग्री होती है जिसका मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। जब आप 12th पास करते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन होता है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये MA पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो दादी माँ भी ने कहा, जब दादाजी ने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मेडल मतलब पुरस्कार,
जो किसी के फर्स्ट आने पे या फिर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने पे ही मिलता है। और इस मेडल को मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। तो दादाजी को जो मेडल मिला था उससे दादी माँ इतनी खुश हुई थी, इतना अच्छा लगता था उनको दादाजी का मेडल कि दादी माँ खुद बहुत सारे सालों तक उस मेडल को अपने गले में पहनकर घूमती रही थी। और फिर दादी माँ ने कहा, पता नहीं मैंने उसे कब उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी शायद। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। हाँ हाँ, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक ही कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। तो इस तरीके से दादी माँ को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, थोड़ा नहीं भी याद आ रहा था कि दादी माँ ने वो मेडल लास्टली कब उतारा था। मतलब कई सालों तक दादी माँ दादाजी के मेडल को एकदम नेकलेस की तरह पहन के घूमा करती थी। और फिर दादी माँ ने कहा, पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ को दिया था और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर यानी कि उस मेडल को जो कि गोल्ड से बना हुआ था, उस मेडल को मेल्ट करवा कर गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली थी अपने लिए। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ, एकदम सिंपल सी मामूली सी चूड़ियाँ की। उफ, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख और कोई नहीं। महामूर्ख मतलब जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्योंकि मेडल क्या होता है? किसी के अचीवमेंट का प्राइस। तो ऐसी खास चीज़ को अगर कोई मेल्ट करके चूड़ियाँ बनवा ले, वो भी मामूली सी चूड़ियाँ, ऐसी चूड़ियाँ जो सबके पास होती है, तो फिर इस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगा? जो कोई खरीद भी सकता है चूड़ियाँ। हम चाहे तो अपने लिए मेडल कभी नहीं खरीद सकते, चूड़ियाँ आराम से खरीद सकते हैं। इसीलिए मेडल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बुआ जी ने इसी मेडल को मेल्ट करवा कर अपने लिए चूड़ियाँ बना ली थी और दादी माँ इसीलिए उन्हें महामूर्ख बोलती थी। और इसके साथ साथ दादी माँ की कहानी चलती ही रही। स्वामी को फिर से बेचैनी होने लगी। उफ, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? दादी माँ को भी लगा, अरे स्वामी तो थोड़ा नाराज हो रहा है। दादी ने कहा, हाँ बोलो। फिर स्वामी ने दोबारा कहना शुरू किया, दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था ना, तो उसने शेर मारा था। दादी ने कहा, सच? बड़ा बहादुर लड़का है फिर तो। स्वामी को दादी की बात पे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना दादी? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामी ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की, क्योंकि जब राजम ने खुद ये कहानी सुनाई होगी तो शायद स्वामी को खुद यकीन नहीं हो रहा होगा। छोटे से बच्चे जो खिलौनों के साथ खेलते हैं, वो इतना बड़ा सा खूंखार वाइल्ड एनिमल शेर को कैसे मार सकता है? तो स्वामी को भी लगा शायद दादी माँ को भी यकीन नहीं हुआ होगा। तो स्वामी ने भी बड़े उत्साह से राजम की कहानी को नरेट करना शुरू कर दिया। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। डेरा डाले हुए ना मतलब किसी भी जंगल में टेंट लगा के एक रात के लिए वहां पे रहना। राजम उनके साथ ही था, यानी कि राजम भी अपने पापा के साथ फॉरेस्ट में ही उस रात को रह रहा था कि अचानक 2 शेर उन पे झपटे। राजम के पिताजी पे 2 शेर ने अटैक कर दिया और एक शेर ने पीछे से हमला कर दिया और हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? कहानी सुनते सुनते शायद दादी माँ की आंख लग गई थी। दादी माँ ने बोला, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अब स्वामी फिर से क्रॉस चेक कर रहा है कि सच में दादी ने सुना है कि नहीं। तो अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? स्वामी को लगा शायद अगर दादी सो गई थी तो उन्होंने नहीं सुना होगा, और अगर सच में सुना होगा तो मेरे इस क्वेश्चन का दादी जरूर आंसर दे पाएगी। तो उसने क्रॉस चेक करने के लिए पूछा, अच्छा बताओ दादी, कितने शेर आए थे? तो दादी ने कहा, 2 शेर राजम पे झपटे थे। दादी ने जवाब दिया। अब दादी का आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि 2 शेर राजम के पिता के ऊपर झपटे थे और राजम भाग के झाड़ी के पीछे छुप गया था। तब जाके दूसरा वाला शेर राजम के पीछे आया था। तो स्वामी दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया, गुस्सा हो गया। स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम
नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। उलझुल मतलब बेकार, एकदम यूजलेस, पता नहीं क्या क्या इमेजिन किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजन को पसंद नहीं करती। अब स्वामी चिढ़ गया था तो उसने दादी माँ को ऐसा कहा। फिर दादी माँ ने प्यार से बोला, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। प्यारा लड़का मतलब राजम। अब दादी माँ राजम से मिली भी नहीं थी, लेकिन स्वामी को खुश करने के लिए दादी माँ बोलती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, राजम तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। अब ये सुन के स्वामी बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, दादी ने मेरे फ्रेंड की तारीफ कर दी। दूसरे ही क्षण मतलब समय, दूसरे ही सेकंड उसके मन में एक नया संदेह पैदा हो गया। संदेह मतलब एक और डाउट स्वामी के मन में जाग उठा। स्वामी ने कहा, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। कई बड़े लोगों को यकीन नहीं होता कि छोटे बच्चे भी अच्छा बड़ों जैसा काम कर सकते हैं। तो स्वामी को भी लगा कि दादी, मुझे लगता है शायद तुम्हें भी शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है, बस तुम मुझे खुश करने के लिए अच्छा अच्छा बोल रही हो। दादी ने कहा, मैं एक एक शब्द पे विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वर में मतलब अपनी आवाज में बड़ी ही सॉफ्टनेस के साथ, मिठास के साथ, प्यार के साथ बोला। स्वामीनाथन को इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पे जोड़ा। चेतावनी मतलब वार्निंग, कि उसके फ्रेंड ने, राजम ने ये भी कहा था कि जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। चेतावनी के तौर पे, वार्निंग के तौर पे, कि पता है दादी, राजम ने ये भी बोला है कि जो भी उसे, राजम को झूठा कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गोली मार नहीं सकते, तो राजम उसे गोली मार देगा, बंदूक की गोली। दादी ने इस बात का समर्थन किया। समर्थन किया मतलब उसकी हाँ में हाँ बोला कि हाँ हाँ हाँ, राजम तो सही बात बोल रहा है। अगर राजम ने ऐसा सच में किया है और वो किसी को बता रहा है और वो सच है, तो सच पे तो भरोसा करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और इसका समर्थन करते हुए दादी माँ फिर से एक स्टोरी की तरफ बढ़ गई। दादी ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे, राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ वापस मिल गया। तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है और एक बार इन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, अपनी मुंह की कही हुई बातों को सच्चा साबित करने के लिए अपना सिंहासन, अपना राज्य, अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी खो दिया था। और क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इससे खुशी होकर उनकी कहानी में अंत में सब कुछ, उनका खोया हुआ चीज वापस मिल गया। तो दादी ने भी इसी चीज का समर्थन किया कि हाँ हाँ हाँ, तुम तो सही बोल रहे हो, बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए, उसी तरीके का सच जो राजा हरिश्चंद्र बोला करते थे, जिनकी सच्चाई की कहानियां आज भी हम हजारों सालों बाद पढ़ते हैं। और फिर दादी को याद आया कि मैं भी हरिश्चंद्र की कहानी स्वामी को सुनाती हूँ। दादी माँ ने कहानी को आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन सुनते सुनते खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर वह भी सो गई। जब हम भी अपने दादा दादी से कहानियां सुनने जाते हैं तो कई बार कहानी सुनते सुनते, कहानी बोलते बोलते धीरे धीरे दोनों को नींद आ जाती है। तो जब आप भी अपनी दादी माँ से कहानियां सुनते हैं तो कौन ज्यादा बोलता है? आप ज्यादा बोलते हो या फिर दादी माँ ज्यादा बोलती है? कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अपने भाग 2 में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.